आज केपी स्टूडियो में जनता दल एस कर्नाटका के माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद असदुद्दीन हमारे साथ हैं। आइए इनसे हम जानते हैं जनता दल के नीतियाँ और उनका जो एक कार्यक्रम है जलाधारा, उस बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। आदाब सर। ये जो जलधारा स्कीम प्रोग्राम शुरू किया 16 तारीख को कुमार स्वामी ने, तो इसके एक्चुअली इसे चाह क्या रहे हैं, मतलब ये क्या करना है? देखिए, जनता जलाधार बेसिकली ये जो है ना हमारा जनता दल सेक्युलर ने सारे कर्नाटका स्टेट में ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए वाटर, इन तमाम के लिए जो है ना अपनी जो रिवर्स कर्नाटका में शुरू होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, या वो रिवर्स वो दरियाएं जो किसी और स्टेट से आती हैं, कर्नाटका से पास होती हैं, किसी और स्टेट में जाती हैं, इन तमाम का पानी कुछ इस तरह से यूटिलाइज किया जाए कि उसके बाद में यहाँ पे इरिगेशन का मसला खत्म हो जाए, पीने के पानी का मसला खत्म हो जाए। तो इन्होंने एक तरह का जो है खाका तैयार किया है, और उस खाके के तहत वो जो करना चाहते हैं उसमें बेसिकली होगा ये। फॉर एग्जांपल अगर मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, हालांकि स्टेट में घट्टप्रभा है, मल्लप्रभा है, कावेरी है, बहुत सारी रिवर्स है, गोदावरी यहाँ से पास होती है, लेकिन मसला ये है कि इन नदियों का पानी आज तक हमने कभी प्रॉपर यूटिलाइजेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। फॉर एग्जांपल बीदर बचावत अवार्ड के तहत बीदर डिस्ट्रिक्ट को 49 टीएमसी फीट पानी इस्तेमाल करने का राइट दिया गया है। टोटली 49 टीएमसी फीट पानी का राइट दिया गया है। अब बीदर जिले में कारंजा और मांजरा दो नदियां हैं जो निकल रही हैं अपना गोदावरी से। 125 किलोमीटर का डिस्टेंस ये तय करती है, पानी ये बहता है, उसके बाद तेलंगाना में दाखिल होता है, उसके बाद जाके समंदर में मिल जाता है। हालांकि हमारा राइट है, लेकिन हमने इस पानी को अपने इस्तेमाल के लिए रोकने का आज तक कभी जो है ना कोई सिस्टम नहीं बनाया। 49 टीएमसी फीट पानी में से हम लोग तकरीबन 14 टीएमसी फीट पानी ही यूज कर रहे हैं, जिसमें अराउंड 10 टीएमसी फीट वाटर जो है ना अपना कारंजा डैम में, और चुड़की नाला एक प्रोजेक्ट है बसवा कल्याण में। तो इस तरह से सिर्फ हम अपने शेयर का जस्ट 14 टीएमसी फीट पानी यूज कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सारा अभी जो हमारा 23 या 33 टीएमसी फीट पानी का शेयर हमारा जो अनयूटिलाइज्ड जाके जो है ना वेस्ट हो रहा है, अगर हम इसका इस्तेमाल करने लगे तो उसके बाद न यहाँ पे पीने के पानी का मसला होगा, न इरिगेशन के लिए कोई तकलीफ होगी, और न ही किसी एमएलए को गर्मा के मौसम में टैंकर्स में पानी पहुंचाकर इमोशनल ब्लैकमेल करके किसी गाने के जरिए जो है ना कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि पानी जो बेसिक राइट है बाइज्जत तरीके से हर सिटीजन के घर में टैप वाटर के जरिए पहुंचाया जाएगा। अब क्योंकि इलेक्शन अब के लिए कुछ ही महीने हैं जी, तो प्रिपरेशन हर पार्टी करती है, गर्मियां शुरू भी हो गए, इलेक्शन दस्तक दे रहा है हमारे पास। इस टॉपिक के बजाय जलधारा, ये टॉपिक के बजाय कई इश्यूज थे, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, ये सारे इश्यूज को छोड़ के सिर्फ पानी की तरफ जाना। और पानी का फिलहाल जो मसला है, खासतौर से हमारे हैदराबाद कर्नाटक रीजन में जी, पानी का हमेशा मसला रहता है, और बरगाल आने पे यहाँ पे पीने के पानी की कमी होती है, जिसके एक इमोशनल कार्ड भी खेला जाता है लीडर्स की तरफ से, जैसा कि आप बताएं जी कि घर घर टैंक भेज के या किसी भी तरीके से पानी भेज के जी उसका प्रोपोगंडा करते हैं। तो दूसरे टॉपिक्स ऐसे क्यों नहीं एजेंडेज है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, ऐसे इस पे आप लोग क्यों नहीं इसको एजेंडा बनाए? देखिए, एक इश्यू पे एक वक्त में काम किया जा सकता है। ये इरिगेशन का एक मसला ऐसा है और अपना ड्रिंकिंग वाटर का मसला ऐसा है कि ये सारे स्टेट का मसला है। कावेरी वगैरह का आप देखते हैं तनाजा, उसके मामले में भी तमिलनाडु का ऑब्जेक्शन होता है, यहाँ पे रिजर्वायर वगैरह बनाने के लिए जो है ना अपना ऑब्जेक्शंस होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस मसले को हल करना नहीं चाहती। कोई भी नेशनल पार्टीज इस मसले को हल करना नहीं चाहती, क्योंकि उनको दोनों स्टेट्स को खुश करके दोनों जगह वोट लेने होते हैं। ये एक रीजनल पार्टी ऐसी है कि इस मसले की सीरियसनेस को समझकर हम एक विजन लेकर यहाँ पर आए हैं। दूसरे इश्यूज भी हैं, महंगाई एक मुद्दा है, नो डाउट जॉबलेसनेस एक मुद्दा है, इसके साथ में जो है ना अपना यहाँ पर जो कम्युनल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, हेट्रेड पैदा की जा रही है, नौजवानों को रोजगार से दूर करके महज उनके दिमागों में एक फॉल्स सेंस ऑफ ट्रायम्फलिज्म कि हम जीत रहे हैं, हम फुला कम्युनिटी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, एक फॉल्स सेंस पैदा किया जा रहा है। कोई एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये सारे इश्यूज हैं, लेकिन वन इश्यू एट ए टाइम, वन इश्यू एट ए टाइम। जैसा कि आप जनता दल सेक्युलर से हैं,
यहाँ पे मुस्लिम की तादाद उसमें भी है। और अब हाल ही तो कल ही जो है सीएम इब्राहिम जो है स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। सीएम इब्राहिम पहले भी जनता दल से थे, जनता दल में थे, फिर कांग्रेस गए, अब फिर वापसी है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि 1994 फिर से दोहराया जाए जी, अगर हो सकता है। जनता दल में माइनॉरिटी का क्या मुकाम? जैसा कि कांग्रेस 100% मुस्लिम वोट चाहती है, लेकिन जब बात उनके बंटवारे, उनके पोजीशंस की या पोस्ट की आती है, तो उनको पोस्ट कितने दिए जाते हैं वो सबको जाहिर है। और कई पोस्ट, जैसा कि सीएम इब्राहिम खुद भी एक पोस्ट की वजह से कांग्रेस को छोड़ के जनता दल में आना पड़ा हो। तो जनता दल में जनता दल में माइनॉरिटी के लिए क्या पोजीशंस है, या माइनॉरिटी को कैसे कंसिडर किया जाता है? देखिए, जनता दल सेक्युलर का माइनॉरिटीज के बारे में क्या स्टैंड है, उनकी क्या सोच है, पॉलिसी है, उसको अगर देखना हो तो हमें जस्ट जेडीएस के पास्ट में जाने की जरूरत है। जेडीएस ये वो वाहिद पार्टी है जिसने मुस्लिम लीडर्स को क्रिएट किया है स्टेट में, चाहे वो रोशन बेग की शक्ल में हो, चाहे वो सीएम इब्राहिम साहब हो, चाहे वो जमीर अहमद खान साहब हो, मेराजुद्दीन पटेल हो, या फिर नजीर साहब हो, जिनका एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये सारे के सारे मुस्लिम लीडर्स पैदावार हैं जनता दल सेक्युलर की, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। हर कास्ट में, हर कम्युनिटी में लीडरशिप क्रिएट की जाए, और मुसलमानों के लिए हमने इतने लीडर्स क्रिएट किए हैं। जब देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त में नंबर 2 पोजीशन पे जो बंदे थे वो एक मुसलमान थे, सीएम इब्राहिम। सिविल एविएशन का पोर्टफोलियो था उनका। और उसके बाद में जब आई के गुजराल की गवर्नमेंट आई, उस वक्त में भी जनता दल सेक्युलर ने एक मुस्लिम को वहां पर जो है ना वजारत दिलाई, और फिर वहां पर उसके बाद वो शायद आईएनडी मिनिस्टर थे। तो हमारा रिकॉर्ड आज तक क्लियर है, और हमने 2 दफा जो है ना आज तक स्टेट प्रेसिडेंट्स मुस्लिम के दिए। तो हमारा पास्ट इंडिकेट करता है कि हमारी पॉलिसी क्या और हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो हमारे पास में हर कम्युनिटी को मान सम्मान दिया जाता है, मुसलमानों को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन मुसलमानों के साथ चूंकि हमेशा नाइंसाफी होती है आई है, इसलिए हम मुसलमानों पे खास फोकस करते हैं। इसको अपीजमेंट का नाम भी नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ जो है ना अपना सोशल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की कोशिश है, और हमारा पास्ट इसकी अक्कासी करता है कि हमारा क्या स्टैंड है। सर, पिछले दिनों हिजाब, मीट के ऊपर बैन, और मुसलमानों की बिक्री पे मंदिरों के आसपास इस पे सब प्रतिबंध लगाया गया। तो उस वक्त जो है कुछ लीडर जो है किनारा किए, बोलने से परहेज करे, दूर रहे उसके अगेंस्ट में। तो क्या आप जनता दल में ऐसी कोई पाबंदी लागू की गई थी कि आपको बोलने के लिए पाबंद किया गया था माइनॉरिटी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है या अगेंस्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर बोलने के लिए, या फ्री हैंडेड? देखिए, हमारी पार्टी का एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट यही है कि माइनॉरिटीज का मामला हो या फिर उसके साथ में किसी भी समाज के वर्ग पे अगर कोई जुल्म होता हो, अन्याय होता हो, या उनके राइट्स छीने जाते हो, तो हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की लीडरशिप हमेशा जो है ना उसके खिलाफ खड़ी होती है। और आप देख सकते हैं, चाहे वो अपना हलाल या झटका कट का एक मसला जो उठाया गया, या फिर उसके बाद हर्षा के मर्डर केस के बाद जिस तरह वहां पर जो है ना एक आतंक का माहौल क्रिएट किया गया, या फिर उसके बाद हिजाब का मामला हो, या मुसलमानों के बिजनेस का बाइकआउट करने के लिए जो मुहिम चलाई गई, इन तमाम इश्यूज पर देवेगौड़ा और कुमार स्वामी ही वो वाहिद लीडर्स थे जो खुलकर बोल रहे थे, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उसको आप कंपेयर कर लें कांग्रेस के लीडर्स के साथ में, डीके शिव कुमार ने गैग ऑर्डर इश्यू कर दिया कि भाई इन मसलों पे कोई भी लीडर कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। और अफसोस इस बात का होता है कि वो सारे लीडर्स जो मुसलमानों का अपने आप को लीडर कहते हैं और मुसलमानों के कोटा में टिकट लेते हैं, मुसलमानों की ओर से जीत कर आते हैं, उन तमाम ने इन इश्यूज पर एक लफ्ज भी नहीं कहा। लेकिन फॉर्चुनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पार्टी में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। आप उस पीरियड में देख सकते हैं, हमारे एक नौजवान एक्स कॉर्पोरेटर इमरान पाशा इस इश्यू पर बहुत ही वोकली बोल रहे थे। मेरे अपने कई स्टेटमेंट्स आए हैं। तो हमारे पास कोई गैग ऑर्डर नहीं था, क्योंकि हमारे पास पॉलिसी ये है कि सिर्फ मेन लीडरशिप ही नहीं बल्कि नीचे लेवल तक, फर्स्ट सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप, ये तमाम लोग इश्यूज पर बोलें, अवाम के बीच में रहें, जहां प्रोटेस्ट करना हो प्रोटेस्ट किया जाए। हमारे पास कोई गैग ऑर्डर नहीं था। सर, अब चलिए इलेक्शन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अभी ये कौंसल, ये इसका हमारा विधानसभा इलेक्शन तो नेक्स्ट ईयर होना है जी। सर, ये जो जेडपी इलेक्शन रुका हुआ है जी, इसके लिए आप लोग कुछ तैयारी किए थे कि टिकट के बंटवारे के लिए या एरिया के बंटवारे के लिए? देखिए अभी बीमार के अंदर जी यहाँ पर हमारी तैयारियां हुई थी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट फॉर सम रीजंस ये डिले करते जा रहे हैं।
डिले करते जाए, क्योंकि उनको माहौल समझ में आ रहा है। और उस वजह से जो है ना, खैर ये इलेक्शन का हो भी नहीं सका आज तक। फिर से ये जो है ना वार्ड्स वगैरह का, ये फिर से जो है ना अपना कुछ चेंजेस लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास पूरी तैयारी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जेडपी, टीपी या कोई भी इलेक्शन होगा, हमारी पार्टी इलेक्शन मोड में है, सारी मशीनरी तैयार है। इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से इसे फाइट करेंगे। साहब, आप बीइंग माइनॉरिटी, कई ऐसे मुस्लिम्स में, खासतौर से माइनॉरिटी के जो मुस्लिम हैं, उसमें जो है लीडरशिप कमजोर होते जा रही है, क्योंकि यूथ्स को हम स्टेज नहीं दे रहे, यूथ्स को हम स्पेस नहीं दे रहे। तो क्या आप ऐसे मुस्लिम यूथ्स को आने वाले इलेक्शंस में या बॉडीज में आप एनरोल करना चाहेंगे? देखिए, सिंपल सी बात है कि यूथ इज द फ्यूचर ऑफ, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, देश का हो या घर का हो, यूथ ही तो फ्यूचर होता है। और हमारी पार्टी शुरू से यूथ को प्रमोट करने में विश्वास करती है। ये अब हमारा जो यूथ विंग है, जिसके अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी है, ये यूथ विंग बहुत एक्टिव है, और हम हर जगह पर जहां भी पॉसिबल हो यूथ को प्रमोट करते हैं, उनके लीडर, उनको ग्रूम करते हैं एज ए लीडर, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। लेकिन सिर्फ यूथ के बलबूते पर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाई जा सकती, लेकिन बहुत ही फाइन बैलेंस मेंटेन हमारे पास किया जाता है, एक्सपीरियंस और यूथ, ये दोनों का। और हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं यूथ के लिए। जुल्फिकार हाशमी साहब एमएलए बनने से पहले ही वाज द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूथ विंग, जेडीएस के यूथ विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे वो। अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, बहुत सारा स्कोप है। और मेरी खास तौर पे यूथ से गुजारिश है कि जनता दल सेक्युलर से जुड़े, क्योंकि ये जेडीएस एक पार्टी नहीं, एक मूवमेंट का नाम है, एक एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स में बिलीव करने वाली पार्टी का नाम है। यहां इस विचारधारा से जुड़े। नेशनल जो भी पार्टीज हैं वो कर्नाटका के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, और उसके साथ साथ नेशनल पार्टीज कम्युनल पॉलिटिक्स खेलती है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। लेकिन हमारी जहां भी रीजनल पार्टीज हैं वो तमाम को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती हैं। यही वजह है कि जबकि आज सारे देश में जहर घोला गया नौजवानों के दिमागों में, कोई त्योहार आता है तो खौफ का माहौल पैदा होता है कि अब क्या होगा, लेकिन वो सारे स्टेट इस वबा से, इस बीमारी से बचे हुए हैं जहां भी रीजनल पार्टीज पावर में हो, चाहे वो उड़ीसा हो बीजेडी, या फिर अपना एमके स्टालिन हो डीएमके अपना तमिलनाडु में, या फिर उसके साथ में तेलंगाना चले जाएं केसीआर, या आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी, या फिर अपना वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी। यही वो पार्टीज हैं जो इस देश को तरक्की की तरफ ले जा सकती हैं। वरना दूसरी सारी पार्टीज, खासतौर पर अपनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के जरिए देश को तबाही के रास्ते पर ले जा रही है। देश के मुस्तकबिल को बनाना है तो देश के नौजवानों को जेडीएस से जुड़ना चाहिए। यहाँ तक हम लोग बात किए हैं, आगे भी बात करते रहेंगे असद साहब से और भी मुद्दों पे। इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे यहाँ आने के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जरूर।